चाइल्डहुड ओबेसिटी, क्या वाकई में 10 से 15 सालों में चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ी है या ये सिर्फ एक केओस क्रिएट किया जा रहा है? बच्चों की ईटिंग हैबिट शुरू से ही नहीं बनी हुई, उनको फूड इंट्रोड्यूस नहीं करवाए गए, ना उसे फ्रूट पसंद आते हैं, ना उसे वेजिटेबल्स पसंद आती हैं, ना वो पल्सेस खाता है, वो खा क्या रहा है, पिज्जा या बर्गर है। उसका आफ्टर इफेक्ट क्या आ रहा है? ओवरवेट हो रहे हैं बच्चों के अंदर वो मसले आ रहे हैं जो पहले बड़ों को सुनने में मिलते थे। वीडियो कंटेंट का कंजम्पशन बहुत है। एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि जब आप वीडियो कंटेंट के ऊपर जुट जाते हैं एक दफ़ा, तो आपको टाइम का एहसास नहीं होता और आपको ये भी नहीं एहसास होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि सोल्यूशन क्या, पेरेंट्स क्या करें? लंच बॉक्स में अमेंडमेंट्स करें, जनरल अमेंडमेंट्स करें, लाइफस्टाइल रूटीन अच्छा करें, क्या स्ट्रेटजीज हैं? अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाहरुख खान एंड वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट एपिसोड। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन होने वाली है, चाइल्डहुड ओबेसिटी के ऊपर। ठीक है, ये सदी पहली सदी है कि पहले दौर में हम बात करते थे कि चाइल्डहुड में या बच्चों में जो ओबेसिटी है वो कम मिलती थी और अंडर न्यूट्रिशन या मैल नरिशमेंट ज़्यादा मिलती थी। लेकिन ये पहली सदी है कि इसमें चाइल्डहुड ओबेसिटी ने जो है मैल नरिशमेंट को या अंडरवेट को या मैल न्यूट्रिशन को ओवरकम कर लिया है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगी। तो आइए हम अपनी उसी फॉर्मेट के ऊपर, ग्रैब द माइक के ऊपर हम इसको अपने पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो जैन भाई, अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारी गेम का हिस्सा बनते हैं हमेशा, बड़ा मज़ा आता है। आज तो हमने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ा दिया, हमने चाय भी प्रोडक्शन के अंदर ऐड कर दी है। ठीक है, इसके पैसे आपने लाजमी देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या वाकई में 10 से 15 सालों में चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ी है या ये सिर्फ एक केओस क्रिएट किया जा रहा है? तो कौन पहले क्वेश्चन का आंसर देगा? लेफ्ट, राइट? राइट इज़ ऑलवेज राइट। सही है। अच्छा, आपका क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है कि पिछले 10-15 सालों में जो है चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ी है या नहीं बढ़ी। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये जो हमारी 21st सेंचुरी है जहाँ पे हम मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। हर रोज़ नई से नई चीज़ इन्वेंट हो रही है, टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इसके साथ साथ हमारी फ़ास्ट फूड इंडस्ट्री, अगर आप इसको भी देखें तो इसने भी इन्हीं पिछले 15-20 सालों में ग्रोथ पकड़ी है और ये अभी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी होगी। ठीक है, तो ट्रिलियंस में आराम से मैं एक स्टैट्स पढ़ा था, उसके अंदर था कि ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है। ठीक है, और बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, बड़ी बड़ी चेंज हमारे पास इस रंग की अवेलेबल है। तो हमारी जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, तो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, तो उनको अगर हम कभी सुनते हैं ना तो उनसे क्या मसला मसाइल है, उनका ईटिंग पैटर्न कैसा है, तो वो कहते हैं हमारा बच्चा तो घर का खाना खाता ही नहीं है, पसंद ही नहीं करता। ठीक है, इसके लिए हमें बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाना पड़ता है, बर्गर खाता है, इस तरह की चीज़ें इनकी प्रेफरेंसेस हैं। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारे पेरेंट्स की भी है कि वो शुरू से उनकी ईटिंग हैबिट्स नहीं डेवलप करते। अभी वो मैं लास्ट एपिसोड में भी एक बच्ची की बात कर रहा था जो मेरे पास ग्रेड 3 फैटी लिवर था, 8 साल की थी, 50 किलो की। इससे पहले ही मैं एक अच्छी फैमिली का एक बच्चा डील कर चुका जो 65 किलो का था। ठीक है, वो भी 6-7 साल का था। ठीक है, तो अगर आप उनकी ईटिंग पैटर्न में देखें तो घर में फ्राइज़ चल रहे हैं, चिप्स चल रहे हैं, वो जो आजकल हमारे पैकेट्स वाले चिप्स हैं वो उन्होंने घरों में ढेर लगाए हुए हैं, वो जो सो कॉल्ड जूसेस उनको घरों में रखा हुआ है, ड्रिंक्स हैं बेसिकली, है तो सारा केमिकल जूस तो है नहीं वो। ठीक है, वो उनका ढेर लगा हुआ है। अब बच्चों की ईटिंग हैबिट शुरू से ही नहीं बनी हुई या बच्चों को शुरू से ही वो फार्मूलाज के ऊपर लाया हुआ है, उनको फूड इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई, हैबिट्स नहीं बनाई गई, तो क्या है, फिर बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया घर का, ना उसे फ्रूट्स पसंद आते हैं, ना उसे वेजिटेबल्स पसंद आती हैं, ना वो पल्सेस खाता है। ठीक है, तो एट दी एंड फिर पेरेंट्स कहते हैं चलने जो कुछ खा रहा है वो तो खाने के लिए दो ना, वो खा क्या रहा है, पिज़्ज़ा है या बर्गर है, जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशन को तो छोड़ दिया है, न्यूट्रिएंट्स को भी हमारे हेल्दी रहे नहीं है उसके अंदर। अब उसका आफ्टर इफेक्ट क्या आ रहा है? ओवरवेट हो रहे हैं बच्चों के अंदर वो मसले आ रहे हैं जो पहले बड़ों को सुनने में मिलते थे। और एक टाइम होता था कि हम कहते थे 50-60 साल के बाद जो है ना बंदे को जाकर डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है। आजकल हमारे पास 20 साल का बंदा आता है, उसका भी HbA1c कहाँ पे पहुंचा होता है। तो ये बहुत बड़े फैक्टर्स बन चुके हैं। बहुत बड़ा आजकल एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे जो यूथ है उसके अंदर चाइल्डहुड ओबेसिटी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये देखिए,
बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट किया है कन्वर्सेशन, और जो उसमें दो चार चीज़ें जो मेंशन की गई हैं कि डिजिटलाइजेशन, ज़ाहिर है डिजिटलाइजेशन होती है तो फिर उसके अंदर प्रोज भी आते हैं, तो उसके साथ साथ कॉन्स भी आते हैं। हाँ, ठीक इसमें है। ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेरे ख्याल में मिस कर रही हूँ। वो एक हैबिट है हमारे बच्चों के अंदर, कुछ ना कुछ खा रहे हैं ना, तो खाने के साथ साथ ना वो टीवी या मूवी देखनी शुरू कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है एल्डिड ओबेसिटी का। उधर से आप वो खा रहे हैं, साथ साथ आपका मुंह ऐसे ऐसे चले जा रहा है और साथ साथ आप मूवी देख रहे हैं। यही अगला क्वेश्चन भी था कि शुगर प्रोडक्ट्स और जंक फूड वो कितना ज़्यादा चाइल्डहुड में पेनिट्रेट कर चुके हुए हैं, और उसकी रीज़न हमारी फैमिलीज़ हैं। सॉरी टू से, स्ट्रेट अवे बात है, उसकी मेन रीज़न हमारी फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स अपनी ईज़ को देखने के लिए अपने बच्चे की जो हेल्थ है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। माँ जो है उसके पास टाइम नहीं है कि बच्चे को खाना बना के दे सके, या टाइम हो भी तो वो एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं करना चाहती। बाप है तो वो सर्विलेंस नहीं रख रहा कि इसको अच्छी डाइट जा रही है नहीं जा रही। दोनों अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो वो तो बिल्कुल ही आप समझ लें कि फिर आपका बच्चा जो है वो टीवी का होके रह जाता है या स्क्रीन का होके रह जाता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन अब्दुल्ला की तरफ ही ऑब्वियसली जाएगा, और वो यही है कि शुगर प्रोडक्ट्स और जंक फूड बच्चों में कितना पेनिट्रेट कर चुकी हैं, और क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए इसको ओवरकम करने के लिए। जी, जिस टॉपिक पे बात करें चाइल्डहुड ओबेसिटी, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस चीज़ को देखें कि हाउ जंक फूड एंड कैलोरिक डेंस फूड इज़ टेकिंग ओवर हमारा जो डाइटरी पैटर्न है, उसमें न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स का इंटेक और उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम होती जा रही है, जबकि ऐसी फूड्स जो कि कैलोरिक डेंस हैं उनकी क्वांटिटी और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसमें हमारा एक लाइफस्टाइल पूरा इन्वॉल्व है, और जिस तरह शाहरुख ने बात की कि लाइफस्टाइल में हमारे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, और पेरेंट्स का भी लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर होता है। जिस तरह अगर वालिदैन दोनों ऐसे हैं कि जो वर्किंग हैं और बच्चों को देखने के लिए, टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली दे विल गो विद द वाइब, जो भी माशरे में चल रहा है वो उसी तरह से करने लग जाएंगे। और माशरे में यही चल रहा है कि जो स्क्रीन टाइम है जो वो बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह कंटेंट का, वीडियो कंटेंट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। और वीडियो कंटेंट के कंजम्पशन में एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि जब आप वीडियो कंटेंट के ऊपर जुत जाते हैं एक दफ़ा, तो आपको टाइम का एहसास नहीं होता, और आपको ये भी नहीं एहसास होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। तो विदाउट एनी रियलाइजेशन, और बच्चा तो सारी बात है, एक बच्चा है, उसको एक चीज़, एक आदत पड़ गई है, तो उसको नहीं पता ये उसके लिए अच्छी है, बुरी है, या इसमें अच्छा बुरा क्या है। बच्चे का मतलब ही यही है ना, बच्चा हम उसको कहते हैं जिसको अपना अच्छे बुरे का नहीं पता। तो जिन लोगों को अच्छे बुरे का पता है, अच्छे बुरे की तमीज़ है, उनको ये वॉच करने की ज़रूरत है कि क्या बच्चे स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा तो नहीं हो रहा। ऑब्वियसली जितना आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा उतना जंक फूड का इंटेक भी उसका प्रोपोर्शनल ही होगा, वो उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। जी चलिए सर, मैं एक अब्दुल्ला से सवाल पूछता हूँ अगर आप इजाज़त। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ठीक हो गया सर, कोई मसला नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, बहैसियत अब्बा जी आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये मेरा भी सवाल था। मैं इस चीज़ की तमीज़ यही बांधना चाह रहा था कि हम तीनों में से अब्बा जी ये हैं, तो ये अपने बच्चे को और आजकल माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ज़्यादा, जो हमें पता जितना, कि इन्होंने इतना फोकस्ड हो के बच्चों को टाइम देना शुरू किया हुआ है, उनकी पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सो वी ऑलवेज़ अप्रिशिएट अब्दुल्ला ऑन दिस टेक। लेकिन हम इनसे पूछते हैं कि उन्होंने डाइट वगैरह पे भी कैसे उनको कंट्रोल किया। अच्छा, डाइट के हवाले से कोशिश ये करते हैं कि बीइंग अ पेरेंट, वही बात है कि बच्चे तो हमें फॉलो कर रहे हैं। और अभी कुछ अर्सा पहले मैं और शाहरुख एक जगह ट्रैवल कर रहे थे, एक फील्ड विज़िट पे हम गए हुए थे जो जहाँ पे हमारा बच्चों के साथ इंटरेक्शन था। शाहरुख, आपने नोट किया हो कि वहाँ पे पेरेंट्स की कंप्लेंट एक बहुत ज़्यादा ये थी कि शुगरी फूड्स का इस्तेमाल बच्चे ज़्यादा करते हैं। अच्छा, वो डिसेबल बच्चे थे जो कि शुगरी फूड्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं, और उसकी वजह से उनके डेंटल कैरीज इतने ज़्यादा हो रहे थे कि उनके जो मोलर्स हैं, जो लास्ट दाढ़ें हैं मुंह के अंदर, वो बिल्कुल जो है वो घुल गई थी। और इतनी घुल गई थी कि उनसे आपको कोई ऐसी चीज़ खाई भी नहीं जाती थी, जिस तरह कोई गोश्त है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको कंज्यूम करने के लिए जो है ना उनको दांतों की या दाढ़ों की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को हम भी कोशिश करते हैं कि बीइंग अ पेरेंट हम ऐसी चीज़ें कम से कम लेके आएँ घर के अंदर, हो ही ना अवेलेबल ही ना हो।
और जब अवेलेबल नहीं होंगी तो बच्चों को पता नहीं लगता। लेकिन वही बात है कि एक अरसे तक तो आप इसको बच्चों से वो दूर रख सकते हैं, लेकिन लोगों का सवाल ये होता है, हमसे भी जो हमारे फेलो पेरेंट्स हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप कब तक बचाएंगे ना। तो कब तक का जवाब मेरा ये होता है कि देखें, एट लीस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको हम जो रॉ फूड है, जो रियल फूड है, उसके टेक्सचर से, उसके टेस्ट से उनको यूज़ टू कर दें। वंस दे विल गेट यूज टू इट, तो फिर उसके बाद अगर वो जंक फूड खाएंगे भी ना तो वो उस तरीके से नहीं खाएंगे जिस तरीके से नॉर्मली लोग खा रहे होते हैं। मतलब उनको तो रॉ फूड या रियल फूड का टेस्ट जो है वो आ ही नहीं रहा होता। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चे वीन ऑफ करना स्टार्ट करते हैं आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग, तो उनको रॉ फूड का इंटेक करवाया जाए। माओ की कोशिश होती है घोल के बिल्कुल सेमी सॉलिड लिक्विड फॉर्म में उनको जो है ना फूड का इंटेक कराएं। जबकि होना क्या चाहिए, कन्वेंशनली पहले से जो हमारे आबा अजदाद करते भी हैं वो ये था कि आप उनको कोई सब्ज़ी दें, कोई ना कोई वेजिटेबल का इंटेक करवाएं जो कि क्रंची भी हो, जिससे उनको टेक्सचर का भी पता लगे और टेस्ट के साथ भी उनका वो यूज्ड हों, जिसके नतीजे में फिर वो आगे हेल्दी हैबिट्स को लेके चल सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के साथ। एग्जैक्टली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ऐसा टॉपिक है कि हम इसके ऊपर घंटों बोलते रहे ना तो हमारी पॉडकास्ट ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक इन्होंने जो एग्जांपल कोट की हमारी फील्ड विज़िट की, उसी से मुझे वो डेंटल कैरीज से मैं एक एग्जांपल आ गई, एक मेरी अपनी फैमिली से मेरे जहन में आ गई, मैं वो शेयर भी करना चाहता हूँ और मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं फील्ड विज़िट वाली को जो है ना ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो जिस बच्चे को डेंटल कैरीज थी ना, वो उसकी मदर डॉक्टर थी। एंड कैन यू इमेजिन कि एक डॉक्टर का बेटा, उसके 3-4 दांत को क्राउन लगे हुए हैं और 7 साल के नीचे वाली एज के बच्चे को क्राउन लग रहे हैं। सोचें आप, जिसके भी दांत दोबारा आ जाने हैं, कि उससे खाया ही नहीं जाता खाना तो उसको क्राउन लग रहे हैं। वो डेंटल कैरीज क्यों हुई? कैंडीज़। अब आपने देखा उस टाइम चाय भी आई और वो बच्चा कितना ज़्यादा बिस्किट्स और उस चीज़ पे था। ये वो टाइम ड्यूरेशन है बच्चे का कि उसके ऊपर आपकी जो मदर हैं वो बच्चे को कंट्रोल करें कंजम्पशन ऑफ शुगर प्रोडक्ट्स, कंजम्पशन ऑफ मीठा। और उस टाइम पे अगर आपने ये कंट्रोल कर लिया तो ये समझें कि उस बच्चे के साथ आपने जो है ना एक नेकी कर दी जो थ्रू आउट उसके ज़िंदगी चलेगी। इसी से कनेक्ट करते हुए जो एग्जांपल मेरे फ़ौरन बैठे बैठे सीन में आई ना, हमारी फैमिली में एक हमारे कज़न हैं, उनकी वाइफ यूक्रेन से हैं। तो मदर की पेरेंटिंग ज़्यादा होती है खाने पीने में बच्चों के साथ। बचपन से उन्होंने अपने बच्चे को कोई इस तरह की शुगर प्रोडक्ट खाने नहीं दी। दादा दादी ने, नाना नानी तो खैर नहीं थे, लेकिन दादा दादी ने या फूफा वगैरह या जो भी वहाँ लोग थे घर के, उन्होंने अगर उसको खुशी के तौर पे कोई कैंडीज़ दे दी हैं, उसने कुछ अच्छा काम कर दी, कैंडीज़ दे दो। ये भी हमारा एक बड़ा गंदा कल्चर है कि हम, वो बच्चा कोई अच्छी चीज़ करता है कैंडीज़ ले दो, दादा दादी पकड़ते हैं वो कैंटीन पे लेकर जाएं तुम्हें कुछ लेकर दें। वो अगर किसी ने दे भी दी ना तो हमें बुरा तो लगता है एज ए कल्चर या नॉर्म के जी ये क्या कर रही हैं, लेकिन आप सोचें कि किस लेवल का, कितनी दूर अंदेशी है, फ्यूचरिस्टिक सोच रही है कि वो उसके मुंह में जाके उंगली डाल के वो टॉफ़ी निकाल देती थी। अगर वो टॉफ़ी मुंह में भी डाल दी ना तो वो निकाल दी। बचपन से ही ऐसे नेचुरल और रॉ फूड्स का टेस्ट डाला ना, आज वो बच्चे अब्दुल्ला भाई 7-8 साल 9 साल के हैं और दे कैन ईट एवरीथिंग। जबकि हमारे पाकिस्तानी कुछ बच्चे हैं ऐसे जो आप उनको कहें ना कि भाई इसको ज़रा केला खिला के दिखाओ या सेब खिला के दिखाओ, वो नहीं खाएंगे। इसमें एक बहुत बड़ा रोल ना हमारे यहाँ आजकल ट्रेंड सेट है ना सप्लीमेंटेशन का। छोटा सा बच्चा होता है, ज़रा तक खा नहीं रहा होता, उसको पाउडर सप्लीमेंटेशन पे लगा देता है। और इसमें हमारे डॉक्टर्स का भी एक बहुत बड़ा इस चीज़ पे है, हमारी फैमिलीज़ की भी है कि छोटा सा बच्चा उसको डब्बों के ऊपर लगाया हुआ, डब्बों पे हिला हुआ है, जो डब्बे पे हिला हुआ है वो कहाँ से आपको इस चीज़ पे लेके आएगा। मेरे पास कुछ टाइम पहले एक पेशेंट आई थी, शी वॉज अ डॉक्टर, हर मदर इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, शी बिलोंग टू अ वेल ऑफ फैमिली, ठीक है। अब वो कहती हैं कि बच्चा जो है ना शुरू से, आई वॉज डूइंग माई MBBS, तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बच्चे को टाइम दे सकती प्रॉपर्ली। फिर जब मैंने ख़त्म हुआ तो फिर मैंने बच्चों को प्रॉपर्ली टाइम देना शुरू किया। जब टाइम नहीं होता था तो फोकस क्या होता था, BF1 BF2 इन चीज़ों के ऊपर था। इवन जो मेरा चाइल्ड स्पेशलिस्ट था बच्चे का, उसने भी उसको रिकमेंड कर दिया। अब बच्चा ना सिर्फ या तो चने की दाल खाता है या चिकन खाता है, तो जिसकी वजह से ना वो अगर कुछ खाता भी है तो गिनी चुनी सिलेक्टेड 3-4 आइटम है वही खाता है। अब उसका क्या मसला है कि उस बच्चे को कुछ ऑटिज़म और इस तरह के प्रॉब्लम्स डायग्नोज हो गए हैं।
और कुछ ऐसी प्रॉब्लम डायग्नोस हैं जिसका डायग्नोसिस पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वो दुबई जा रहे हैं स्पेशल उसके डायग्नोस्टिक्स के लिए। तो मसला क्या हुआ कि शुरू से ही उसको इन चीज़ों पे लगा दिया गया है। और ये हमारी जो मैंने स्टार्ट में बात इंडस्ट्रियलाइजेशन की कर दी थी, ठीक है, तो हम उसमें कमर्शलाइजेशन बिज़नेस इन चीज़ों में देख देख के जो आजकल हमारे टीके भी चल रहे हैं, वज़न कम करने वाले प्रमोट हो रहे हैं, इन चीज़ों पे देखा जाए तो वो फिर एक मसला बनता जा रहा है। बच्चों में भी लगा रहे हैं, मैं मतलब मेरे सामने भी केस ऐसा नहीं, बच्चों का अभी तक मेरे पास केस नहीं आया। रिसेंटली मेरे पास एडल्ट्स में आया है, एक मोहतरमा है, फॉरनर हैं, उन्होंने लगाए हैं, उनको 20 किलो वज़न उन्होंने गिराया है, अब दोबारा 10 किलो बढ़ा के बैठे हुए हैं, दोबारा टीके भी काम नहीं कर रहे। चलें, ये जैसा कि मैं बताऊँ, इट्स वेरी 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 वास्ट टॉपिक। बच्चों के ऊपर आप बात करने आए ना तो हर एक चीज़ के ऊपर एक एडिशनल टॉपिक है। तो अब हम अगले सवाल, मतलब हमने आप लोगों के सवालों को भी देखना ना, तो चलें आपका एक सवाल और लेते हैं। तो जैसे जैन भाई ने बताया ना स्टार्टिंग में, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, टू मच गहमा गहमी, कमर्शलाइजेशन, सेंसिटाइज कर दिया हुआ है चीज़ों को, सॉरी सेंसेशनलाइज कर दिया गया। हाँ, तो हर चीज़ को सेंसेशनलाइज ऐसा कर दिया है कि वो छोटी सी छोटी चीज़ को भी इतना बड़ा कर देते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को देखें आप, वो राजा बाज़ार या किसी छोटी सी मार्केट से आपको वो 2-4 रुपये की चीज़ मिलती है, ई कॉमर्स पे आपको वो 100 रुपये की बेचते हैं ये सॉरी ई कॉमर्स वालों। तो पॉइंट ये है कि क्या बच्चों के ऊपर मार्केटिंग, सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग, डिजिटलाइजेशन के थ्रू मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक हो कोई भी हो, उसका कितना इम्पैक्ट आ रहा है। खैर मेरी इसके ऊपर बहुत बड़ी टेक है, वो मैं एंड पे फिर थोड़ी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि अब्दुल्ला भाई इसके ऊपर कोई डिस्कस करें। अच्छा, ये जो बात की जा रही है इसमें वही मार्केटिंग का एक उसूल है कि आप अगर एक चीज़ की डिमांड नहीं है मार्केट में, तो आप सबसे पहले मार्केट में डिमांड क्रिएट करें और क्रिएट करने के बाद उसको पूरा करें। तो ये एक पूरा साइकिल है जो चलता है और जिसका आगाज़ जो है वो मार्केटिंग कैंपेन से होता है। और बस औक़ात तो हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ चीज़ें मार्केट में ऐसे भी इंट्रोड्यूस हुई जिनके पास पीछे वो चीज़ या प्रोडक्ट नहीं थी, लेकिन उसकी मार्केटिंग कैंपेन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने जो है वो पूरी मार्केट कैंपेन्स की और इतना बजट उस पर ब्लीड किया मार्केटिंग कैंपेन्स पे कि उनके पास जो है वो प्रोडक्ट को जो है ना वो सस्टेन करने के लिए पीछे बजट ही नहीं बचा और वो स्टार्टअप्स ही फेल हो गए। कई आपने स्टार्टअप्स की ऐसे एग्जांपल्स देखी होंगी कि इतने ऐड चले कि लोग परेशान हो गए कि यार ये आखिर है क्या। और जब वो लोगों ने एक्सपीरियंस करने की कोशिश की तो वो या तो डिमांड ही नहीं फुलफिल कर सके, या फिर ये कि वो उनके पास वो बजट ही नहीं थे कि वो ऑपरेशंस को सही तरीके से हैंडल कर पाते। तो ये एक नेगेटिव पार्ट बहरहाल ऑब्वियसली आज के दौर का है और रहेगा। इसका मतलब एक और भी है, वो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे जितनी भी चीज़ें मार्केट हो रही हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी नीड ही हो, ठीक है। हो सकता है वो किसी एक बंदे की नीड हो, लेकिन 10 बंदों की वो नीड नहीं है। अच्छा, उन 10 बंदों के लिए जिनकी वो नीड नहीं है, उनके लिए वो डिस्ट्रैक्शन है। तो लाइक वाइज वो बच्चे, तो फिर आप समझ सकते हैं बच्चों का दिमाग बच्चों वाला ही होता है, तो उनको तो बिल्कुल नहीं रियलाइजेशन कि नीड और लग्जरी में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल ऐसे। तो वो तो कभी भी इस चीज़ को आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते उनसे कि वो कंप्रीहेंड कर पाएंगे कि विच वन इज़ गुड फॉर अस। तो ये ऑब्वियसली इसमें वही बात है कि अगर हम स्क्रीन टाइम कम करेंगे तो डायरेक्टली उनकी ये चीज़ें भी मैनेज होंगी। लेकिन अगर उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली आप जिस भी स्क्रीन पे जाएंगे वहाँ पे एड्स तो मिलेंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कहीं भी चले जाएंगे। और तो वो आपको वो सारे के सारे एड शाम को या रात को मिलेंगे। आप प्राइम टाइम पे एड्स मिलते हैं ज़्यादा, ये बिल्कुल ऐसी। प्राइम टाइम का रेट भी ज़्यादा होता है एड्स का, क्योंकि जाहिर है आप सारा दिन काम करते हैं, फ्री होते हैं आप शाम को, और शाम को जब आपको ऑडियंस ज़्यादा मिलेगी, ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगी, तो एड्स भी उसी टाइम लगेंगे, तो एड्स का रेट भी ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे ही है, चीज़ें चल रही हैं, लोग कमा रहे हैं इस तरह से। अच्छा, जिस तरह इन्होंने बात की ना, बेनिफिट्स भी हैं और हार्मफुल चीज़ें भी हैं। तो बच्चों को सबसे पहले तो मेरा जो मानना है ना, WHO की जो रिकमेंडेशन है, दैट इज़ लाइक 2 साल के बच्चे को तो आपको टीवी के पास भनक भी पड़ने नहीं देनी, ज़ीरो स्क्रीन टाइम, ठीक है। एंड देन आफ्टर 2 इयर्स 7 से 8 साल तक आप मैक्सिमम दिन का 1 घंटा या 2 घंटे मैक्सिमम, वो इसलिए क्योंकि वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आजकल स्टडीज़ भी ऑनलाइन है और वो सारा कुछ देखें, लेकिन वो प्रोडक्टिव है। उस दौरान
1-2 घंटा जो वो सिर्फ स्टडीज़ के लिए भी 1-2 घंटा, लिटरली 1-2 घंटे स्क्रीन टाइम WHO की रिकमेंडेशन है, मैं खुद से नहीं बता रहा। फिर उसके बाद आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिर बच्चा बढ़ रहा होता है, उसकी कॉग्निटिव हेल्थ जो है वो मैच्योर हो चुकी होती है, उसके सेंसेस अच्छे हो चुके होते हैं, वो फंक्शन अच्छा करता है हर लिहाज से, फिज़िकली, मेंटली, ठीक है, इमोशनली वो सेंसिटाइज हो चुका होता है कम्युनिटी के साथ, ठीक है। उसे पता है अच्छी चीज़ क्या है खाने की, उसे गुड बैड का पता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। फिर जब एडल्टहुड में आ जाता है 18 साल के बाद, तो फिर ऑब्वियसली बच्चा अपने डिसीजंस भी खुद ले सकता है। तो जहाँ पर डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है ना, उसको प्रोडक्टिव बच्चे के लिए करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि उसको आप एड्स वगैरह ना दिखाएं, ऑब्वियसली बेनिफिट्स भी हैं। एड्स उसके सामने उसके इंटरेस्ट के हिसाब से यूट्यूब ने, मेटा ने दे ही देने हैं, वो जो भी उसका इंटरेस्ट होगा उसके सामने वो आ जाएंगे। तो स्क्रीन टाइम कम करें, ओवरऑल ही चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान में बच्चे ओवरवेट ज़्यादा हैं और ओवरवेट होते हुए न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट भी हैं। तो ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट ओवरवेट क्या चीज़ होती है? ओवरवेट में मैंने बात की थी कि आजकल जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये फास्ट फूड वाला बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बैठे रहना, टीवी देखते हुए खाते रहना। अब जो हमारे पास जितने भी ये फूड आइटम्स हैं जिनका आजकल इंटेक चल रहा है, ये सारे के सारे वो है जिनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा हैं, लेकिन उससे आपकी जो बॉडी की नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रही। न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे लेकिन कैलोरीज मिल रही हैं। एक चीज़ होती है, हम कहते हैं फूड्स में कि ये न्यूट्रिएंट रिच फूड है, एक हम कहते हैं ये कैलोरिक रिच फूड है। अगर आप बर्गर लेते हैं ना, उसके अंदर उसको चीज़ भी है, उसके अंदर वो फैट्स ऑयल्स भी हैं, उसके अंदर वो पैटी भी है या चिकन पीस भी है, और सारा कुछ हुआ है, तो वो एक अच्छा हाई कैलोरिक मील बन जाता है। तो वो कैलोरिक सरप्लस होने की वजह से वज़न तो उनका बढ़ रहा है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं है। उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हेल्दी वे में या कुक नहीं हो रही, या वो हेल्दी आइटम्स इस तरह की अवेलेबल नहीं है। तो वो जो चीज़ें ना प्रोसेस जो चल रही हैं उन्होंने ज़्यादा काम ख़राब किया हुआ है। तो वो फिर हमने ना कैलोरीज तो बढ़ा दी हैं, लेकिन भूख भी हमारी मिट जाती है, लेकिन न्यूट्रिएंट रिच ना होने की वजह से हमें प्रॉपर्ली उसको जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे। तो ये बच्चों के अंदर आते करना विटामिन की डेफिशिएंसी, आपके कैल्शियम आयरन की डेफिशिएंसीज, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं। हम लोग जो है ना डब्बे वाला जूस तो वो तो पी रहे होते हैं, जिसे हम जूस कहते हैं, लेकिन हम कोई मिल्क शेक्स को या फिर हम किसी मिल्क कंजप्शंस को हम प्रेफरेंस नहीं दे रहे होते, जहाँ से हमें न्यूट्रिएंट भी मिल रही हो, जिससे हमारी बॉडी की नीड्स भी फुलफिल हो रही हो। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा मैटर है कि कैलोरिक रिच के साथ न्यूट्रिएंट रिच होना भी ज़रूरी है। तो वो नहीं होगा तो सिर्फ कैलोरिक रिच होगा तो फिर आप मोटापे में रिच हो सकते हैं। हाँ, मोटापे में रिच हो सकते हैं। मतलब ये कि आपका बच्चा एक गुब्बारा है, ठीक है, जिसमें अभी कोई हवा नहीं भरी, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, पेरेंट्स के ऊपर है कि आप उस गुब्बारे में हवा भरते हैं, पानी भरते हैं या कलरफुल सी चीज़ें भरते हैं, ठीक है। मेरे पास बड़ी एक रियल टाइम एग्जांपल है कि चूँकि हमने मदर्स के साथ अपने इनिशियल जब हमने स्टार्ट की थी, अगर आप लोगों को याद हो, हमने एक सोसाइटी में एक रन की अवेयरनेस कैंपेन्स हम उसके थ्रू करते थे स्कूल्स के अंदर, अगर आप में से किसी को याद हो। जी हाँ, पाकिस्तान। तो वहाँ पे हमने तकरीबन आलमोस्ट पिंडी इस्लामाबाद के 100+ स्कूल्स के अंदर कैंपेन्स की। और ऑब्वियसली जब भी हम कैंपेन करने जाते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को नया मिलता है। और वहाँ पे हमें एक परफेक्ट एग्जांपल न्यूट्रिएंट डेंस वर्सेस कैलोरिक डेंस फूड की मिली। वो क्या थी कि हम एक इस्लामाबाद के एक सबरब में थोड़ा सा जो साइड पे करके एक इलाका है बाराकऊ, वहाँ के एक अच्छे स्कूल में गए। तो वहाँ पे जो मदर्स के साथ हमारा सेशन हुआ, तो हम बच्चों के साथ सेशन करते थे, एक टीचर्स के साथ करते थे और एक मदर्स के साथ करते थे। तो जो मदर्स के साथ सेशन हुआ तो उसमें एक बात बड़ी कॉमनली देखने को मिली कि माँ ने कहा कि हम बच्चों को दूध पिलाते हैं। अच्छा, दूध हम पहले समझे ठीक है दूध पिलाते हैं, लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा सा प्रॉब किया, इन्वेस्टिगेट किया कि कौन सा दूध पिलाते हैं, या माँ ने पूछा कि कौन सा दूध बच्चे के लिए अच्छा है, तो एक माँ ने पूछा कि मैं तो बच्चे को तरंग पिलाती हूँ, क्या वो अच्छा है? तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि न्यूट्रिएंट डेंस और कैलोरिक डेंस कितने देखने में आइडेंटिकल हैं, लेकिन उनका फंक्शन और उनकी यूटिलिटी वो कितनी डिफरेंट है। तरंग सबको पता है पाकिस्तान में एक ऐसा टी वाइटनर है जिसमें लिखा हुआ है कि ये मिल्क नहीं है, वो वेजिटेबल ऑयल से को कंडेंस करके तो ये बनाया जाता है। ये भी बहुत बाद में किया गया था जब इनके ऊपर केसेस हुए। बिल्कुल, जस्ट लाइक ब्लू बैंड की हम बात करते हैं, वो मार्जरीन है, बटर नहीं है,
वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ है, पाम ऑयल और इस तरह के सस्ते ऑयल इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो क्या है कि देखने में दोनों चीज़ें मिल्क पाउडर लग रही हैं, एक होल मिल्क का पाउडर है और एक जो है वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ है दोनों पाउडर फॉर्म में। एक जो है उसमें फुल मतलब ऑलमोस्ट तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ऑब्वियसली जो पाउडर मिल्क बनाते हुए जो प्रोसेसिंग के दौरान रिमूव हो गए वो तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे विटामिन या मिनरल्स जो हैं वो किसी हद तक मौजूद हैं। और एक वो है कि जिसमें सिर्फ कैलोरीज हैं और कोई न्यूट्रिएंट एज सच मौजूद नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं बात ये कर रहा हूँ कि जितने भी होल मिल्क पाउडर्स हैं, होल मिल्क पाउडर्स मतलब जो वाकई दूध के बने हुए पाउडर हैं, उनमें और जो टी वाइटनर्स हैं उनमें ये डिफरेंस है कि उनमें न्यूट्रिएंट्स भी साथ होते हैं और कैलोरीज भी होती हैं, जबकि ये जो टी वाइटनर्स है इनमें सिर्फ कैलोरीज हैं। इस सब चीज़ों को छोड़ के निकल के आप एक पौधे की एग्जांपल ले लें, आप पौधे को अच्छी नरिशमेंट दें, अच्छी खाद दें, अच्छा पानी दें, न्यूट्रिएंट रिच पानी दें, एक डेड पानी दें और एक न्यूट्रिएंट रिच पानी दें, आप देखें पौधे में कितना डिफरेंस आ जाएगा। बिल्कुल। तो यानी कि आप एक मिनरल वाटर दे रहे हो और एक आप वेल वाटर दे रहे हो, यानी कोई ज़मीन से निकला हुआ पानी, तो जो पौधा है उसकी नशोनुमा में भी फ़र्क होता है। ऐसे ही बहुत रीज़न मीन है तो दोनों पानी देखने में दोनों पानी दिख रहे हैं, लेकिन एक न्यूट्रिएंट रिच है और एक जो है वो न्यूट्रिएंट रिच नहीं है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। हाँ, इसी चीज़ में मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करता हूँ कि आप इस चीज़ को देख लें कि आप पौधों को पानी दे रहे हैं और अपने बच्चों को कोक और क्या कहते हैं फिजी ड्रिंक्स वगैरह दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ से खुद नरिशमेंट का अंदाज़ा लगा लें कि आप कितना फोकस्ड हैं अपने पौधे की नरिशमेंट के लिए। बिल्कुल। ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, बल्कि एक्सपेरिमेंट क्या करना है, अगर किसी बंदे को कह दो ना कि ये तुम्हारे पास कोक है, ये पौधे को दो ज़रा, वो क्या कहेगा? नहीं, मैं पौधे को नहीं दूंगा, पौधा मुरझा जाएगा। लेकिन वही कोक अपने बच्चे को पिला देते हैं, ठीक है, वही कोला ड्रिंक, वही सॉफ्ट ड्रिंक्स वो पिला देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है किसी चीज़ से बचने के लिए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ जो कि ज़रूरी भी है। मैं बार बार मोबाइल पे जो देखता हूँ ना, वो आप लोगों के किए हुए क्वेश्चंस हैं या हमारी कंटेंट टीम का शेयर किए हुए क्वेश्चंस हैं कि जो हमने आपसे पूछने हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं है, दिस इज़ ऑल वी आर डिस्कसिंग नेचुरली एंड फिलबदी हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन सारी ऐसे चलिए। जो रन टाइम पे हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं कंटेंट टीम से और जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कमेंट सेक्शन में आते हैं, तो वो हम आपको एड्रेस करते हैं। तो मैं ये बात छिड़ गई है तो आपको भी कहना चाहूँगा कि डू कमेंट योर क्वेश्चंस, और उसी से हम अपनी जो नेक्स्ट सीरीज़ है, नेक्स्ट पॉडकास्ट हैं, उसके टॉपिक्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। सो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन भाई, अब हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली है, ठीक है, कि ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी क्यों है, क्या नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि सोल्यूशन क्या है, पेरेंट्स क्या करें, लंच बॉक्स में अमेंडमेंट्स करें, जनरल अमेंडमेंट्स करें, लाइफस्टाइल रूटीन अच्छा करें, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, एक ओवरव्यू। नहीं, आजकल अगर थोड़े से वो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को देखें ना, कुछ यूनाइटेड नेशंस और इस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसके ऊपर ना 1000 डेज़ न्यूट्रिशन के ऊपर बड़ा रगड़ा लगाया जाता है। तो जो 1000 डेज़ की न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि उससे में ना अपने बच्चे की ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करना है। जैसे अब्दुल्ला ने बात की कि आपने रॉ फूड्स को इंट्रोड्यूस करवाना है, ना कि आप उन्हें कोई पाउडर्स, कोई सप्लीमेंटेशन या इस चीज़ के ऊपर लेके आएँ। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जब आप ग्रास रूट लेवल से काम करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब बड़ा होगा वो तो ऑटोमेटिकली उसकी हैबिट्स जो हैं बिल्ड हुई होंगी, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे नहीं जाएगा। दूसरी एक ये जो हैबिट है ना, हमारे यहाँ बच्चे कुछ खाने का दिल कर रहा है, फटाफट दुकान पे ले गया और वहाँ से सलांटी वगैरह लेके देनी शुरू कर दी। तो ये जो सलांटियों वाली हैबिट्स है उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर घरों में पेरेंट्स की आदत है, जैसे बहुत सारे हमारे पेशेंट ऐसे हैं उनके घरों में जो है चिप्स और इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनको घर से पहले निकालना पड़ेगा। अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा शिफ्ट लाना पड़ेगा कि कुछ हम हेल्दी आइटम्स को लेके आएँ। जैसे नट्स की हम बातें कर रहे थे पीछे, कुछ सैलड्स टाइप चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करवाएँ। हम कोई वो बजाय इसके कि डीप फ्राइड चीज़ें लें तो आप चिकपी सैलड इस तरह की चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि बच्चा भी थोड़ी वैरायटी चाह रहा होता है ना। आपको कबाब वगैरह जो बना के देने आप घर में बना के दें। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, जो मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं ख़ासतौर पे बच्चों से रेलिवेंट, बच्चा जो है ना एक चीज़ बार बार खाना पसंद नहीं करता, वो कहता है मुझे वैरायटी चाहिए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जब हम चाइल्ड न्यूट्रिशन को पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर होता है कि आपने बच्चे को एक बार एक चीज़ खाने के लिए दिया ना, वो 10 मील्स के बाद रिपीट होनी चाहिए दोबारा। तो द वैरायटी इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके लिए कस्टमाइजेशन हम प्लानिंग जब करते हैं तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि वैरायटी हो उस चीज़ के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा स्क्रीन टाइम है ना, ख़ास तौर पे
हमारे यहाँ छोटा छोटा बच्चा जो है ना फ़ोन लेके फिर रहा होता है, बजाय इसके कि हम उनको स्क्रीन्स के ऊपर एडिक्ट करें, उनको फ़ोन्स वगैरह लेके दें। बेहतर है कि हम उनकी हेल्दी फ़िज़िकल हैबिट्स के ऊपर काम करें, कोई गेमिंग क्लब ज्वाइन करवा दें, फ़िज़िकल एक्टिविटी, कोई फुटबॉल या कोई इस तरह की चीज़ों की तरफ उनको लेके जाएँ। की बात नहीं कर रहे, फिज़िकल स्पोर्ट्स जहाँ से उनकी जो एक्सर्शन है वो भी हो, जो वो खा रहे हैं उसकी ना, एक एक्टिव बच्चा हो। तो वो जो चीज़ होगी, जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो ऑटोमेटिकली वो फिर हेल्दी देखेगा। हमारे यहाँ बच्चा जब जिम जाना शुरू होता है ना, तो वो कहता है मैंने अब जंक नहीं खाना, ये नहीं करना। तो वो वाली ऑटोमेटिकली हैबिट्स पहले से ही डेवलप होना शुरू हो जाएंगी जब आप इस ट्रैक पे चढ़ा देंगे जिम उसको। किस एज में जाते हैं कॉमनली? मैंने तो देखा है कि 18-20 साल के भी बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। नहीं, मोस्टली आजकल जो शौक चढ़ जाता है ना जिम जाने का, उस बच्चे को चढ़ जाता है जो 7, 8, 9 क्लास में चला जाता है। तो उसको शौक चढ़ता है कि मैंने जिम जाना है, मैंने बॉडी बनानी है, मैंने ये करना है। तो ये एक चीज़ है, बजाय इसके कि आप जिम और इन चीज़ों के ऊपर पढ़ें, बेहतर ये है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा इस तरह के इंकॉर्पोरेट करें कि आप उसमें गेमिंग ऐड ऑन करें। अगर मैं कहूँ तो मैं खुद सुस्त आदमी हूँ, बट आई यूज़ टू वॉक, मतलब मैं चलने की मुझे आदत है। तो हमारे यहाँ ना ये जब से वो बच्चों को हम ना 8-8 साल का बच्चा जो है ना स्कूटी और मोटरसाइकिल लेके फिर रहा होता है, तो गली के नुक्कड़ पे करियाने की दुकान पे कुछ चीज़ लेने जाना होता है तो वो भी मोटरसाइकिल पे जाता है। तो ये वाली हैबिट्स जो है ना, इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में हवा चलती है आजकल, हवा है स्कूटीज़ की, ईवीज़ की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि वाह यार क्या चीज़ है। तो चलो जी, बच्चों को बाइक्स नहीं लेके दे सकते तो चलो स्कूटीज़ थोड़ी स्लो हैं, ये ले देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बल्कि आपको एक रियल टाइम 2 पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा। एक हमारे स्ट्रीट की एग्जांपल है कि वहाँ पे एक घर में पठान फैमिली है, और अमूमन पठान फैमिली में मोटापे की रेशो कम होती है, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि विलेज से बिलोंग करते हैं और विलेज में आना जाना जिनका रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऊंचा नीचा इलाका होता है तो चलना फिरने का वो ज़्यादा ट्रेंड होता है। लेकिन उस फैमिली में मैंने देखा है कि ओबेसिटी ज़्यादा है बच्चों के अंदर। अच्छा, बड़ों में नहीं है लेकिन बच्चों में है, और सारे बच्चों में। जिस तरह वो आपने एक शो देखा होगा वसीम बादामी का, कि जिसमें वो एक बच्चा बड़ा मोटा सा, और उनमें से 2 भाइयों में से एक बच्चे की डेथ भी हो गई। तो जस्ट लाइक ना, मुझे वो देख के ना उन बच्चों को बिल्कुल हूबहू उन्हीं की शक्ल और उसी तरह के बड़े सिल्की माशाल्लाह बहुत अच्छे बाल होंगे। वेरी ट्रैजिक न्यूज़। तो वो मैंने देखा है कि उन बच्चों में ओबेसिटी, उसकी रीज़न हमें समझ आई। वो अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए तो हमने देखा कि उनके बच्चे बिल्कुल अभी 10-12 साल के हैं। जिस तरह जहन ने बात की कि 7वीं 8वीं क्लास या 7th 8th ग्रेड के बाद जो है ना, बच्चों में थोड़ा सा बाहर निकलने का रुझान बढ़ता है, लोग कुछ करना भी चाहते हैं। अच्छा, उस टाइम पे बजाय इसके कि उनको आप फिज़िकली एक्टिव करें, आपने उनको स्कूटी लेके दे दी, ईवी स्कूटी है, तो अब वो बच्चे जो है वो सारा दिन उसी पे फिरते हैं। घर के लिए कुछ छोटी सी चीज़ भी लेने जानी है तो वो ईवी स्कूटी पे जा रहे हैं। तो बज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि आसान हो गई है ज़िंदगी, लेकिन वही बात है, आप जितना कंफर्ट देते जा रहे हैं, देखिए ऐसा ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है, हर बंदा ये सोचता है कि यार हम अपने बच्चों को कंफर्ट दें, और भाई कंफर्ट देते रहेंगे तो वो हार्श रियलिटी को कब फेस करेंगे लाइफ की, जबकि लाइफ इज़ अ हार्श रियलिटी। मेरा ख्याल है जितने भी फ़िलासफ़िकल हमारे लोग गुजरे हैं, उन्होंने इस चीज़ को नटशेल में यही बयान किया कि ये जो लाइफ है ये एक हार्श रियलिटी है, और इसको आप इसके साथ कॉप अप करना सीखना है। इसको बेहतर नहीं कर सकते आप कि भाई ये हार्श की बजाय जो है ये गुड रियलिटी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये जैसे है वैसी रहेगी, आपको इसके साथ जो है ना कॉप अप करना सीखना है। एक और फैमिली की एग्जांपल मैं दूंगा। मेरे पास पिछले दिन वो आए क्लिनिक पे, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो यूएन में होते हैं, तो मोस्टली उनका टाइम बाहर गुजरता है, मतलब वो आउट ऑफ स्टेशन ही रहते हैं किसी न किसी प्रोजेक्ट पे। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, क्योंकि वो ख़ुद ये यूनिसेफ के साथ काम करते हैं बच्चों की हेल्थ को, और वो तो कहते हैं कि मैं बड़ा कंसर्न हूँ अपने बच्चों की सेहत के हवाले से, तो मैं उनको विज़िट करवाना चाह रहा हूँ। तो वो मेरे पास लेके आए, मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आप ले आइए। वो इतने सेंसिटिव थे और उनके बच्चे इतने सेंसिटिव थे, तो वो कह रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि हम बाहर मिलें, क्लिनिक पे ना मिलें, यानी कि बच्चा इस चीज़ को अभी से जहन में ना बिठाए कि भाई मैंने किसी क्लिनिक पे जा रहा हूँ, और उसके वो एक होता है ना नेगेटिव एसोसिएशन फूड के साथ ना हो जाए। तो मैंने तो उन्हें ऑफ़र की कि आप बाहर भी मिल सकते हैं, लेकिन फिर उनका यही माइंड बना के नहीं, हम क्लिनिक पे आएंगे। जब वो क्लिनिक पे आए तो हमने बच्चों को असेस किया। 3 बच्चे थे, मिक्स ट्रेंड था, एक था ओवरवेट, एक था अंडरवेट और एक था नॉर्मल। अच्छा, उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को मेरे सामने जो है वो एडमिट किया कि ये जो बच्चा हमारा ओवरवेट है, इसको हम जब तक ये फ़िज़िकली एक्टिव नहीं था तो ये मुसलसल पर मंथ इसका 1 kg वेट बढ़ता चला जा रहा था। और जब हम इसके पीडियाट्रिशियन के पास गए तो उसने कहा नहीं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको आप इतना कंसिडर ना करें, हेल्दी है बच्चा, ठीक है। लोग तो चाहते हैं हमारे बच्चे गपलू हों, तो आपका बच्चा गपलू हो रहा है तो क्या मसला है।
तो यानी कि उन्होंने थोड़ा सा इग्नोरेंस का वो इजहार किया। तो कहते हैं लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इसको फील किया और हमने इसको एक कराटे क्लब, ये जूडो क्लब जो है वो ज्वाइन कराया, निंजा क्लब। और उसके बाद हमने देखा कि उसका बच्चे का वज़न जो है वो स्टेबल हो गया, वो नहीं बढ़ा फिर उसके कुछ अर्से के बाद चूँकि वो ट्रैवल में थे, आउट ऑफ स्टेशन गए थे, फैमिली भी गई हुई थी, तो वो फिर कंटिन्यू नहीं रह सकी रूटीन, जिसकी वजह से फिर वज़न बढ़ने लग गया। तो अब मैंने उनको यानी कि टारगेट दिया, मैंने कहा आप छोड़ दें खाने पीने में, आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना करें क्योंकि ऑलरेडी भी आपका डाइन आउट का पैटर्न कम ही है। आप सबसे पहला काम ये करें कि बच्चे का स्क्रीन टाइम जितना मिनिमाइज़ कर सकें वो करें। और जिस तरह स्कूल जाने के लिए पाबंदी है, कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल जाने में आपने बच्चों को कहा ठीक है आज ना जाओ, कोई मसला नहीं, इसी तरह फ़िज़िकल एक्टिविटी की भी एक पाबंदी होनी चाहिए। और अपने नियर बाय बिल्कुल स्पेस में कोई क्लब ज्वाइन करवाएं, ताकि ये ना एक्सक्यूज़ हो कि आज बारिश थी, आज फलाना था, आज तो फलानी जगह जाना था, टाइम नहीं था। इन सारी चीज़ों को भी जो है ना ओवरकम करने की कोशिश करें। तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी को उतना ही प्रायोरिटाइज़ करें जितना आप उनकी एजुकेशन को करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जिस चीज़ को आप प्रायोरिटाइज़ करें वो शायद मिल भी जाए, लेकिन आप एक चीज़ लूज़ भी कर देंगे। एग्जैक्टली हमारे जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी का बहुत फुकदान है। तभी तो हमारी आप स्पोर्ट्स की टीम्स का हाल देख सकते हैं। और अभी मैं टॉन्ट नहीं कर रहा, बुरा भी लगता है। क्रिकेट टीम को देख लें, चलें वो फिर भी एक बहुत अच्छी एफ़र्ट, एक उनका एक रिकॉर्ड है कि हम बहुत ऊपर रहते हैं फिर भी बाकी टीम्स की निस्बत, बाकी स्पोर्ट्स की निस्बत। अपनी ड्रॉबैक्स हैं, मैं खुद एक बैडमिंटन प्लेयर हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे बैडमिंटन का क्या हाल है पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनली कितना लोग एक्सेल करें। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा भी इसके ऊपर कंसेंसस, स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत कम होती जा रही है। ई स्पोर्ट्स की भी अपनी एक अहमियत है, वो लोग जो उसमें एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग फ़िज़िकली स्पोर्ट्स करना चाहते हैं उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें। इसको कंक्लूड करने के लिए मैं एक एग्जांपल चाइल्डहुड ओबेसिटी पे देना चाहता हूँ, और वो ये है कि राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जैसे कि सबको पता है, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराए और उसके बाद कितनी डेवस्टेशन हुई। ऑब्वियसली किसी मुल्क के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया जाए, वो बेशक एक शहर हो, एक कस्बा हो या कुछ भी हो, उसकी डेवलपमेंट और वो सारे में जो इतनी सदियां गुजरी होती हैं उसको दोबारा खड़ा करना, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। और वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद राइट नाउ 2025, एक सदी भी ऑलमोस्ट पूरी नहीं हुई, तो आप सोचें कि हाउ दे मैनेज देयर पॉपुलेशन। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल ये था कि उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर काम किया था। उन्होंने अपने बच्चों को बचपन से ही स्कूल में मैनर्स सिखाए, फ़िज़िकली एक्टिव किया। उन्होंने नहीं ये किया कि जी पढ़ो लिखो रट्टे मारो, तुम टॉप करोगे, A ग्रेड लोगे तो तुम कुछ बनोगे। उसकी एग्जांपल हमें फीफा वर्ल्ड कप में देखने को मिली। वहाँ के लोग इतने सिविलाइज थे कि पूरे स्टेडियम में जो भी दूसरे कंट्रीज़ के लोग गंद डाल के जाते थे, वो मैच बेशक जापान हारे या जीते, जापान के लोग जो होते थे वो पूरा स्टेडियम साफ़ करके जाते थे। दिस इज़ कॉल्ड सिविलाइजेशन। और उन्होंने अपने बच्चों से स्टार्ट की थी। एंड राइट आफ्टर दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, डाइट में दे इंट्रोड्यूस बेंटो बॉक्स। उन्होंने अपने बच्चों में लंच सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें एवरी न्यूट्रिएंट्स इनकॉर्पोरेट कराया, उनका लंच बॉक्स कलरफुल किया कि बच्चे वो खाएं। उन्होंने बच्चों के ऊपर काम किया साइकोलॉजिकली, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, इन एवरी एस्पेक्ट। तो आज वो नेशन काफ़ी ऊपर गई है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों की सक्सेस से और दूसरों की प्रोग्रेस से सीखें। दैट्स वाई मैंने ये कोड की है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक एंड डू शेयर एज वेल। अल्लाह हाफिज़।